पिछले क्लास में आप हेडिंग डाले थे, वाष्प पदार्थ को प्रभावित करने वाले कारण। यही था ना? देखिए तो नंबर एक। एक नंबर लिखेंगे, अंतर आणविक आकर्षण बल। तो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। जैसे वाटर का एक बोतल है, मान लीजिए वाटर, पानी भरा हुआ है। इस पानी में किस चीज का अणु होगा? H2O का ही अणु होगा। H2O का ये हुआ एक अणु। इसी तरह से H2O का इसमें दूसरा अणु होगा, H2O का इसमें तीसरा अणु होगा, चौथा अणु होगा, पांचवा अणु होगा। सब अणु एक दूसरे को आकर्षित करता है, और अलग अलग अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ही क्या कहलाता है? अंतर आणविक आकर्षण बल। देखो, अंतर का मतलब होता है अलग अलग, और आणविक का मतलब यहाँ पर अणु से है। यानी दो अलग अलग अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही हम क्या बोलते हैं? अंतर आणविक आकर्षण बल। तो जरा सोचिए, पिछला क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहा है ये। कौन टॉपिक चल रहा था? वाष्प पदार्थ का। वाष्प पदार्थ का। और जो लोग वाष्प पदार्थ को समझे हैं, वो सभी आदमी इन चीज़ों को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आपको बताया गया था कि मॉलिक्यूल जितना अलग अलग रहेगा, इसके उड़ने की संभावना उतनी ज्यादा हो। अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक है तो सब अणु एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, तो अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होगा तो इसके उड़ने की संभावना कम होगी। सबसे पहले तो यहाँ अंतराण्विक आकर्षण बल को डिफाइन करना पड़ेगा। अंतराण्विक आकर्षण बल किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। और अलग अलग द्रव में अंतर आणविक आकर्षण बल अलग अलग होता है। इस द्रव का अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक होगा, ये वाष्प दाब का मान कम होगा। ये देखिए, ये लिखने की क्या चीज़ नहीं, ये समझने का चीज़ है कि कंसेप्चुअली आप समझ पाए जो हमने कहा उसको। पीछे एरो दीजिए, लिखिए। जो जो भी लोग क्लास छोड़े हैं, सैटरडे वाला, शनिवार वाला, रात्रि उसी दिन था। आप लोग प्लीज आइए हिम्मत पढ़ने के लिए। बेहतर होगा कि घर में रहिए, शिवरात्रि मनाइए। पढ़ाई लिखाई कोई जरूरी थोड़ी है आपके लिए, कोई मायने ही नहीं रखता है। किसी की क्षमता नहीं है कि तुमको समझा देगा ढंग से, बहुत भारी चीज़ है वो। पागलपन करते रहते हो। देखेंगे रो, देखें। यूट्यूब पर इसका लेक्चर पब्लिक कर दिया गया है, जाके वीडियो देख लीजिएगा। देखेंगे, दो या दो से अधिक अणुओं के बीच, दो या दो से अधिक अणुओं के बीच लगने वाले, दो या दो से अधिक अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को, आकर्षण बल को अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं। अंतर आणविक
तो क्या हुआ, डिस्चार्ज। एक बार फिर से देखें तो, दो या दो से अधिक अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं। यहां तक हो गया। नीचे एरो दीजिए, लिखिए। नीचे एरो दीजिए, लिखिए। अलग अलग द्रव के वाष्प दाब का मान अलग अलग होता है। अलग अलग द्रव के वाष्प दाब का मान अलग अलग होता है। अलग अलग द्रव के वाष्प दाब का मान अलग अलग होता है। अच्छा, प्रैक्टिकली आप इसको यदि समझना चाहते हैं, कैसे समझिए। जैसे पानी है और पेट्रोल है, दोनों तो द्रव ही ना रहता है नॉर्मल टेम्परेचर, लेकिन किसके उड़ने की संभावना ज्यादा है? तो जिसके उड़ने की संभावना ज्यादा है उसका वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। उड़ने की संभावना ज्यादा इसलिए है क्योंकि अंतराण्विक आकर्षण बल कम है। आगे लिखेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट एरो लिखेंगे। जिस द्रव में अंतर आणविक आकर्षण बल जिस द्रव में अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक होता है, अधिक होता है, का वाष्प दाब कम होता है। उसका वाष्प दाब कम होता है। बोलिए, यहाँ तक ठीक है। दूसरा लिखेंगे। देखो, एक नंबर में आप क्या लिखे, अंतराण्विक आकर्षण बल, या ये अंतराण्विक आकर्षण बल का प्रभाव एक तरह से समझ लीजिए। दूसरा लिखेंगे आपका प्रभाव। क्या हुआ, हेरिंग डालिए। आपका प्रभाव। यहाँ पर इंग्लिश में हम लोग लिख लेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो, किसी बर्तन में पानी है, एक अणु दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को, सब एक दूसरे को क्या किए हुए, पकड़े हुए। अब यदि हम इसको गर्म करेंगे, यानी एक ही द्रव के ताप को हम बढ़ा घटा रहे हैं, इस बार हम अलग अलग द्रव नहीं ले रहे हैं। तो इसी को यदि हम गर्म करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि गर्म करने से इस अणु की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी? जो थोड़ा धीरे धीरे अंदर में मूव कर रहा होगा वो गर्म करने पर थोड़ा तेज मूव करना शुरू कर देगा। और यदि आप ये नहीं समझते हैं तो ऐसे समझिए, कोई आदमी मान लो बैठा हुआ है, उसको उसको गर्म आयरन जाके सटा दो, देखो देखो वो दौड़ना शुरू करता है कि नहीं? दौड़ने लगेगा वो, तो यहाँ भी दौड़ना स्टार्ट करेगा। अब क्या कीजिए, इसको गर्म कीजिए। इसको जब आप गर्म करोगे, ध्यान देना, इसको जब आप गर्म करोगे तो यहाँ दो बात होगी। एक तो अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वह गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, पहला ये होगा। तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा तो जो तेजी में गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो इसके बाहर भागने की संभावना ज्यादा होगी। अब जो लोग पीछे पढ़े हैं उनको समझ में आ रहा है शनिवार को जो क्या क्या इसमें हुआ था। और दूसरी बात है कि यदि आप गर्म करेंगे तो जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वह भी न कमजोर पड़ेगा। दो अणु के बीच लगने वाला आकर्षण बल कमजोर पड़ेगा यदि आप उसको गर्म करेंगे। तो दोनों स्थिति में इसके वाष्प दाब के बढ़ने की संभावना रहती है। क्या इस बात को समझे आप? तो यहाँ से एक बात स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है कि जब किसी भी द्रव के ताप को बढ़ाया जाता है तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और अंतराण्विक आकर्षण बल कम होने लगता है। इसके वजह से द्रव का वाष्प दाब
बढ़ जाता है। यानी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ताप के बढ़ने से वाष्प दाब बढ़ता है और ताप के घटने से वाष्प दाब घटता है। इसीलिए आप देखिए प्रैक्टिकली कि आप जब पानी को गर्म करते हैं तो वाष्पीकरण दिखने लगता है। यदि आप ढंग से देखें तो लगेगा कि हाँ वहां से वाष्प निकल रहा है, लेकिन ठंडा पानी में आपको वाष्प दाब निकलता हुआ दिखता नहीं है, क्योंकि वो इतना कम अमाउंट में निकल रहा होता है कि हम लोग को पता नहीं चलता है, वो दिखता नहीं है। अ, ये हेडिंग हो गया है ना ताप का प्रभाव। देखिए तो नीचे देखेंगे, किसी द्रव में ताप के बढ़ने से, किसी द्रव में ताप के बढ़ने से, किसी द्रव में ताप के बढ़ने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अणुओं की अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तथा अंतराण्विक आकर्षण बल कम हो जाता तथा अंतर आणविक आकर्षण बल तथा अंतर आणविक आकर्षण बल कम हो जाने के कारण, इसके कारण द्रव के वाष्प दाब का मान बढ़ जाता है। जिसके कारण द्रव के वाष्प दाब का मान बढ़ जाता है। जिसके कारण द्रव के वाष्प दाब का मान, ओवरऑल हम क्या समझे यहाँ से कि ताप बढ़ेगा तो वाष्प दाब बढ़ेगा, ताप घटेगा तो वाष्प दाब घटेगा। क्लियर है यहाँ तक? तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़िए इसमें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नहीं, अभी अब एक तीसरा इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे वाष्प दाब पर जो पड़ता है। देखिए तो देखेंगे, अउड़नशील, अउड़नशील, हाँ लिखा हुआ है देखिए, अउड़नशील विलय के मिलाने का प्रभाव, अउड़नशील विलय के मिलाने के का प्रभाव, इंग्लिश में इफेक्ट ऑफ एडिशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसमें तो पहले आप टॉपिक को समझेंगे, टॉपिक का क्या मतलब है, इफेक्ट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। पहले तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट समझ। अच्छा ये बताइए, पानी में यदि हम चीनी को घुला दें और पानी उस शरबत को हम गर्म करें, तो कौन कौन उड़ेगा? चीनी उड़ेगा, पानी उड़ेगा, या दोनों उड़ेगा? दोनों कभी नहीं उड़ेगा, सिर्फ पानी उड़ेगा। चीनी का जितना भी कण है वो पानी में रह जाएगा, और यदि आप उसको बाद में ठंडा करेंगे तो फिर वो रवा के रूप में बतासा टाइप का चीज है, जो सांच होता है टाइप में वो। एक्चुअल में बहुत सारे सॉल्यूट ऐसे होते हैं जिसको आप जिसका विलियन आप तैयार करके उसको गर्म करके चाहोगे ना तो उड़ा दें, तो सॉल्यूट तो नहीं उड़ता है लेकिन सॉल्वेंट उड़ जाता है। ऐसा प्रायः तब होता है जब सॉल्यूट सॉलिड हो, जैसे चीनी। पानी में यदि आप चीनी डाल दिए या पानी में यदि आप नमक डाल दिए, तो जब आप इसको गर्म कीजिएगा तो पानी उड़ जाएगा लेकिन नमक नहीं उड़ेगा, रह जाएगा, वो इनिशियल उस रवा के रूप में नीचे रह जाएगा। लेकिन यदि पानी में आप इथेनॉल डाल दिए तो, एल्कोहल, तो एक लिक्विड फॉर्म में
होता है सब्सटेंस। आप जब उसको गर्म करेंगे ना तो यकीन मानिए पहले अल्कोहल ही उड़ेगा, पानी बाद में उड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट हल्का कम होता है पानी से। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या देखा कि पानी में हम अल्कोहल देकर गर्म कर रहे हैं तो पानी भी उड़ रहा है, अल्कोहल भी उड़ रहा है। लेकिन जब हम पानी में नमक या पानी में चीनी डाल के उसको गर्म करते हैं, सिर्फ पानी तो उड़ता है लेकिन नमक या चीनी नहीं उड़ता है। तो यहाँ पर हमको दो तरह का विलय मिला। एक विलय ऐसा मिला जो वेपराइज्ड नहीं होता है, जो उड़नशील नहीं है, जो अपने आप उड़ता नहीं है। और एक विलय ऐसा मिला जो अपने आप उड़ता है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे हेडिंग में? इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है जब किसी द्रव में हम किसी अउड़नशील विलय को मिलाते हैं। जैसे चीनी को मिला दें तब क्या प्रभाव पड़ेगा, नमक को मिला दें तब क्या प्रभाव पड़ेगा। चीनी नमक ये सब किस टाइप का विलय है? अउड़नशील विलय। क्लियर है ये? इसके लिए आप कुछ सेटअप समझिए। अभी आपको ये हेडिंग हो गया था, इस चीज को समझिए पहले आप, और आप प्रैक्टिकली लीजिएगा इसको। हम दो अलग अलग बर्तन लेते हैं। दो अलग अलग बर्तन क्या, एक ही बर्तन लेते हैं। जैसे मान लो इस बर्तन में हम पानी भर लेते हैं, ठीक है? इसमें पानी भरा हुआ है, और इसमें जो पानी भरा हुआ है ना ये बिल्कुल प्योर है, प्योर वाटर है ये। आप बताइए, प्योर वाटर है तो इसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा कि नहीं होगा? यह बात आप हमेशा के लिए याद रखिए कि कोई भी द्रव हो, यदि वह द्रव है, कोई भी पदार्थ यदि द्रव है तो निश्चित है कि उसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा ही हो। कि हर एक द्रव का वाष्पीकरण होता है, किसी का कम किसी का ज्यादा। जिसका ज्यादा होता है उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, जिसका कम होता है उसका वाष्प दाब कम होगा। जैसे पेट्रोल का वाष्प दाब ज्यादा होगा, पानी का वाष्प दाब उससे कम होगा, सरसों तेल का वाष्प दाब उससे कम होगा, शहद का वाष्प दाब उससे भी कम होगा। लेकिन वाष्प दाब सबका थोड़ा बहुत होता है। तो यदि ये प्योर वाटर है तो निश्चित है इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। मान लेते हैं हम इसके वेपर प्रेशर को पी नॉट। क्या माने हैं? इस चैप्टर में जब भी नोट वर्ड का इस्तेमाल हम करें या सिंबल का इस्तेमाल करें तो आप समझ लीजिएगा कि हम किसी प्योर लिक्विड के लिए वो काम कर रहे हैं। पी नॉट टी नॉट जैसे ही हम बोलें तो समझ जाइए कि हम प्योर सॉल्वेंट या प्योर लिक्विड के किसी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। ये बात अभी से ध्यान में रखिए। क्या कर रही है रे? थोड़ी बांध देंगे, हटा लेती है। अब देखिए क्या करते हैं हम इसमें। बोल रहे हैं कि थोड़ा ढंग से समझिए, हटा के बतिया रहे हैं। यही ढंग से समझ, खड़ा करके पूछिएगा नहीं। पिछला क्लास आई थी, पिछला क्लास आई थी सच में? बुलाते हैं बोर्ड पर। सुनिए अब क्या कीजिए, इसी बर्तन में थोड़ा सा चीनी मिला दीजिए। यही आपका हो गया कैसा विलय? ओवरनसील विलय। अब बताइए कि जब आप इसमें चीनी मिला दिए तो अब ये किस चीज का निर्माण कर दिया? अब तो सॉल्यूशन ने बना दिया। तो अब यहां पर सॉल्यूशन है, ये हो गया आपका। अच्छा एक बात तो स्पष्ट तौर पर आप कह सकते हैं कि यदि ये प्योर सॉल्वेंट है यानी प्योर वाटर है, का जो कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा, जो गाढ़ापन होगा वो कम होगा। और इसी में जब आप चीनी मिला दिए, क्या लगता है कि इसका गाढ़ापन कम होगा? ये काफी हेवी कंसंट्रेटेड होगा। मानते हैं या नहीं? जो चीज मानते हैं वो फिगर से भी दिखना चाहिए सामने वाले। थोड़ा ज्यादा डॉट डालेंगे ताकि ये पता चले कि हाईली कंसंट्रेटेड है या फिर ये प्योर नहीं। फोटो से ये बात स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? थोड़ा कंसंट्रेटेड बनाया हुआ है। तब ध्यान रख के आप थोड़ा सा स्मार्ट स्टूडेंट बन सकते हैं। अदरवाइज आपकी जैसी क्लास करते हैं तो सब बहुत अपने आप को स्मार्ट, दोनों दिन गुस्सा में आएंगे पकड़ के फाड़ देंगे पूरा। लोग अपसेंट करते हैं, आज हरियर हो जाएगा क्लास अपसेंट। तो ये हो गया सॉल्यूशन। अब एक बात बताइए कि यह भी तो द्रव अवस्था में है।
और यदि यह द्रव अवस्था में है तो निश्चित है कि यहाँ भी वेपोराइजेशन, मतलब इसका भी कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा। हम इसके वाष्प दाब को मान लेते हैं पीएस। क्या माने? एक्चुअल में पी का मतलब यहाँ प्रेशर से है, वेपर प्रेशर से है, और एस का मतलब सॉल्यूशन से। पीएस को हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और पी नोट को पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। नोट लगा हुआ है तो प्योर वर्ड दिमाग में हमेशा सेट रखिए, वर्ड प्योर के लिए आएगा। ठीक है। अब देखो, कोई ये बता सकता है कि पी नोट का वैल्यू बड़ा होगा या पीएस का वैल्यू बड़ा होगा? इसका वैल्यू बड़ा होगा। कितने आदमी इस पक्ष में है कि पी नोट का वैल्यू बड़ा होगा? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, टूल अभी हम हैं। बढ़िया से हाथ खड़ा करो, और पॉकेट मार के तरह नहीं। चलो, पहले हाथ खड़ा कीजिए, सब लोग बढ़िया से हाथ खड़ा कीजिए, तो बाकी लोग के को हम ये मान लेना कि आप इस पक्ष में हैं कि पीएस बड़ा होगा। चलिए खड़ा हो जाइए जो जो लोग पी नोट बोल। आधा वे लाठी लाओ तो। जितने लोग बैठे हुए हैं पिटा गए, अब चारे आदमी खड़ा है और यही मात्र सही है ना। बैठो, बैठो तुम भी। हाँ, लाठी लाई। हाथ उठाए थे तो खड़ा होने में दाती लग रहा था। तब तो कॉन्फिडेंस नहीं। नहीं कौन चीज खड़ा काहे नहीं हुए सब? पीटने एक तरफ से क्या कहीं। अभी तुरंत बताया गया है कि किसी भी द्रव में जब आप, ये कम कंसंट्रेटेड है ना, ये हाईली कंसंट्रेटेड है, तो यहाँ वाष्प बनने की संभावना ज्यादा है, यहाँ यहाँ वाष्प बनने की संभावना ज्यादा है। यहाँ पर वाष्प बनने की संभावना, बैठिए। गदहा सब जब आदमी थोड़े है। इसी में पढ़ाने में हम लोग को फ्रस्ट्रेशन, खाली बैठ जाते हैं कुत्ता जैसा मुंह लेके और बात देते हैं। यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है, कंसंट्रेशन कम है तो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट यहाँ पर ज़्यादा होगा। यहाँ पर कंसंट्रेटेड ज़्यादा, कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा वो मूवमेंट कम हो जाएगा। मूवमेंट जितना कम होगा इसके वाष्प में बदलने की संभावना उतनी ही कम होगी। आप जितना ज़्यादा चीनी इसमें मिलाते जाएंगे उस इसका वाष्प दाब उतना ही ज़्यादा कम होता चला जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। आप फर्श पर पानी छीट दीजिए वो जल्दी सूखेगा, लेकिन शरबत छीट दीजिए जल्दी नहीं सूखेगा। का क्या रीजन है? तो यही रीजन है, वाष्प दाब। क्योंकि इसका वाष्पीकरण कम होगा और इसका वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। दूसरी बात ये भी है, अब जैसे मान लीजिए कि चीनी डाल दिए, कोई भी अवरणशील विलय जब तुम किसी विलायक में मिलाते हो ना तो वहां पर अंतराण्विक आकर्षण बल बढ़ जाता है। जैसे देखिए, वाटर है और इसमें आप NaCl मिला दिए तो NaCl टूटा कैसे, Na प्लस में और Cl माइनस में। ये प्लस माइनस सब एक दूसरे को इतना ज्यादा टाइटली जोड़ देता है कि उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और उसके उड़ने की संभावना घट जाती है। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट है कि जब भी हम किसी भी द्रव में ओवरन विलय मिलाएंगे तो उस द्रव में अंतर आणविक आकर्षण बल बढ़ जाएगा, सांद्रण बढ़ जाएगा, और इन सब ही वजह से द्रव का जो वाष्प दाब होता है वह घट जाता है। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है कि किसी भी विलयन का वाष्प दाब के अपने शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से हमेशा कम होगा। यानी पी नोट हमेशा बड़ा होगा किससे? अरे
अभी से इस सिंबल को याद रखिएगा, बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा। पी एस को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, हिंदी में विलियन का वाष्प दाब। और पी नोट को बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये लिखना भी, कोई आदमी यदि हिंदी में लिखना चाहे। विलियन का वाष्प दाब, विलायक का और पी नोट हमेशा बड़ा होगा किससे? पी एस से। लिख लेंगे ऑलवेज। हाँ, एक चीज यहाँ ध्यान रखना नो, इधर हमने कहा कि प्योर सॉल्वेंट का वाष्प दाब सॉल्यूशन के वाष्प दाब से हमेशा ज्यादा होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि उस सॉल्यूशन में वही सॉल्वेंट होना चाहिए जिस सॉल्वेंट से आप उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पानी में चीनी डाल के शरबत बना लिए और इधर हम पेट्रोल का वाष्प दाब चेक कर रहे हैं, शुद्ध पेट्रोल का। ऐसा नहीं करना है। इस विलायक वहाँ पानी है तो पानी के साथ कंपैरिजन करना है, पेट्रोल है तो पेट्रोल के साथ कंपैरिजन करना है, बेंजीन है तो बेंजीन के साथ कंपैरिजन करना है, बेंजीन वाले सॉल्यूशन के साथ कंपैरिजन करना है। हो गया लिखा हुआ? चलो दीजिए, लिखिए। हिंदी इंग्लिश सब लिखने लगा क्या? लिखेंगे? क्या लिखेंगे? तो लिख दो। लिखिए। जब किसी भी शुद्ध द्रव में, जब किसी भी शुद्ध द्रव में, जब किसी भी शुद्ध द्रव में अउरणशील विलय मिलाया जाता है, जब किसी भी शुद्ध द्रव में अउरणशील विलय मिलाया जाता है, तो जब किसी भी शुद्ध द्रव में अउरणशील विलय मिलाया जाता है, द्रव के अणुओं का अंतर आणविक आकर्षण बल, तो द्रव के अणुओं का अंतर आणविक आकर्षण बल बढ़ जाता है। अंतर आणविक आकर्षण बल बढ़ जाता है। इसीलिए इसीलिए विलियन के वाष्प दाब का मान घट जाता है। इसीलिए विलियन के वाष्प दाब का मान घट जाता है। इसीलिए विलियन के वाष्प दाब का मान घट जाता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। हमने कहा जब किसी शुद्ध द्रव में अउरणशील विलय मिलाया जाता है तो द्रव के अंतर आणविक आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है। जब आणविक आकर्षण बल बढ़ जाता है तथा विलियन के वाष्प दाब का मान घट जा घट जाता है। चलो देखिए, लिखिए। लिखेंगे विलियन का वाष्प दाब, विलियन का वाष्प दाब, विलियन का वाष्प दाब
शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से हमेशा हमेशा कम होता है। विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से हमेशा कम होता है। यस, इधर लिखते हैं, ये वाला साइन देना पड़ेगा। ये लिख के एक बार फिर से बहुत इंपॉर्टेंट बात। तुमने एक चीज देखा कि जब हम किसी भी शुद्ध द्रव में अवरणशील विलय मिलाए हैं तो वाष्प दाब का मान क्या हुआ है? घट गया है। किसी भी चीज का घटना ही अवनमन कहलाता है। किसी भी चीज का घटना क्या कहलाता है? अवनमन। जैसे वाष्प दाब का घटना वाष्प दाब अवनमन कहलाएगा। क्वथनांक का घटना क्वथनांक अवनमन कहलाएगा। हिमांक का घटना हिमांक अवनमन कहलाएगा। अवनमन का मतलब ही क्या होता है? घटना। तो अब आप उस टर्म को समझ चुके हैं। तो आपको बोला गया था कि पहले आप समझिएगा वाष्प दाब। वाष्प दाब अब यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब हम लोग का हेडिंग होगा वाष्प दाब अवनमन। और अब आप बात को बहुत तेजी में समझेंगे। तो लगाइए, हेडिंग डालिए। वाष्प दाब अवनमन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम जहां भी वीपी डालें, समझ जाएंगे आप, तो सूचित किया जाता है डेल्टा पी से। याद कीजिए आप, पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़े हैं, क्या लिखे हैं? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो हमने आपको कहा कि पहले आप पढ़ेंगे वाष्प दाब को, फिर पढ़ेंगे वाष्प दाब अवनमन को, और तब आपको समझ में आएगा कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, जो कि एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। देखिए इधर, अभी तुरंत आप देखे हैं कि पी नोट बड़ा है और पी एस छोटा है। और आप यह भी समझे हैं कि हम जैसे जैसे इसमें चीनी मिलाते जाएंगे वैसे वैसे इसके वाष्प दाब का मान घटता चला जाएगा। अब बताइए कि यदि हम आपसे ये बोले हैं कि पी नोट बड़ा है और पी एस छोटा है, बताइए कितना बड़ा है कितना छोटा है? इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पी नोट कितना बड़ा है पी एस से, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पी नोट में से पी एस को घटाना पड़ेगा। पी नोट में से पी एस को घटाएंगे तो पता चल जाएगा ना कि पी नोट कितना बड़ा है। या फिर ये पता चल जाएगा ना कि पी एस कितना छोटा है। या यूं कहें कि ये पता चल जाएगा ना कि वाष्प दाब कितना घट गया है। वाष्प दाब जितना घटा है वही कहलाएगा वाष्प दाब अवनमन। यहाँ से एक बात स्पष्ट है, हम कह सकते हैं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं, जिसे डेल्टा पी द्वारा सूचित किया जाता है। समझ में आई ये टॉपिक? देखेंगे नीचे, देखेंगे शुद्ध विलायक के वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब तथा, अच्छा ये वर्ड लिख सकते हैं, तथा शुद्ध विलयन के वाष्प दाब। विलयन कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता है, वह एक मिश्रण है। तथा विलयन के वाष्प दाब अब विलयन वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। के अंतर को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं।
लिखेंगे इसे डेल्टा पी द्वारा सूचित किया जाता है। डेल्टा पी द्वारा बताइए यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है? लिखिए आगे। अतः डेल्टा पी बराबर क्या लिख सकते हैं? पी नॉट माइनस ये बात को। तो अब आप समझ चुके हैं वाष्प दाब अवनमन। अब आप समझ सकते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। नहीं डालेंगे, लेकिन आपका मेन टॉपिक था वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। एक बार इंग्लिश में आप पहले ही लिख चुके हैं, दोबारा से आप इसको इंग्लिश आपको लिखना नहीं। शॉर्टली आप इंडिकेट किस चीज से करेंगे? RLVP से। याद कीजिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं लिखे थे पहला। अब आप ये समझ देखो, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक अनुपात है। सुनिएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक अनुपात है। अनुपात है तो दो चीजों का होगा ना। देखिए किस किस चीज का अनुपात है। ये अनुपात है डेल्टा पी और पी नॉट का। बताइए तो डेल्टा पी क्या है? वाष्प दाब अवनमन। डेल्टा पी है वाष्प दाब अवनमन। और पी नॉट क्या है? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब। यहाँ से हम कह सकते हैं वाष्प दाब अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। देखेंगे वाष्प दाब अवनमन वाष्प दाब अवनमन तथा शुद्ध विलायक तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। RLV के द्वारा। नेक्स्ट क्लास से आप लोग असाइनमेंट हर हाल में अपने पास में रखेंगे, क्योंकि हर एक थ्योरी का एक क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको करवा देंगे। बाकी क्वेश्चन घर से करके लाना है तो करवाएंगे, वो लिखाएंगे नहीं। आपको असाइनमेंट दिया गया है ना, जो लोग असाइनमेंट ले लीजिए RLVP के द्वारा। अब बताइए, जो बात को आप भाषा में लिखे हैं इसी बात को आप चाहें तो मैथमेटिकली लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे मैथमेटिकली बताओ? यहाँ से हम कह सकते हैं RLP बराबर डेल्टा बी डेल्टा पी बाई पी नॉट। क्या लिख सकते हैं हम ये भी? RLVP बराबर, आप याद कीजिए, डेल्टा पी को हम कहते हैं पी नॉट माइनस पी एस। तब ओरिजिनल में वास्तव का अपेक्षिक अवनमन यही है,
पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब बटे विलायक का वाष्प। क्लियर है? और अब आप एक चीज देखिए, आपको कहा गया था कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्य गुणधर्म है क्योंकि यह विलय के कणों पर निर्भर करता है। जरा सोचिए आप, विलय का कण जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे पीएस का मान उतना ही हटता जाएगा, और ये मान जितना कम होता जाएगा ये डिफरेंस उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा। और यदि डिफरेंस ज्यादा होता चला जाएगा तो इसका रेशियो भी ना ज्यादा होता चला जाएगा। आप एक चीज देखे, यह विलय के कणों की संख्या पर निर्भर कर गया। विलय का कण बढ़ा तो अनुसंग गुणधर्म भी बढ़ा। वहां लिखाया गया था ना कि अनुसंग गुणधर्म विलय के कणों की संख्या का सीधा समानुपाती होता है, मतलब अनुसंख्य गुणधर्म विलय के कणों की संख्या के बढ़ने से बढ़ेगा और घटने से घटेगा। पहले आप देखिए कि अनुसंग गुणधर्म कैसे है ये। वाष्प दाब, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्य गुणधर्म यदि है तो कैसे, तो यदि आप विलय का कण बढ़ाते जाएंगे, जितना ज्यादा विलय का कण डालेंगे पीएस का मान उतना ही कम होगा। लेकिन शुद्ध विलय का वाष्प दाब मान लो 10 है तो 10 तो फिक्स हो गया। 10 माइनस, यहाँ थोड़ा चीनी डाले, मान लीजिए वाष्प दाब 7 है, थोड़ा और डाल देंगे तो वाष्प दाब हो जाएगा 6, थोड़ा और डाल देंगे वाष्प दाब हो जाएगा 3। आप देख रहे हैं लगातार घटता जा रहा है, ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। पहला स्थिति में जब ये 7 था तो ये होगा 3/10, एक छोटा वैल्यू है। थोड़ा और चीनी डाल दीजिए, ये हो जाएगा 6। अब ये हो गया 4/10, थोड़ा बढ़ गया। आप देख रहे हैं कि विलय के कण की संख्या पर निर्भर कर रहा है, और आप यह भी देख रहे हैं कि विलय के कण की संख्या जितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उतना ही बढ़ता जा रहा है। यहाँ से ये इस बात को स्पष्ट करता है कि विलय वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन संख्य गुणधर्म है, यह विलय के कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। और यह भी साबित होता है कि इसका वैल्यू बढ़ता जा रहा है यदि कण की संख्या बढ़ती जा रही है। तो सब बात प्रूफ हो रहा है ना जो वहां लिखे थे हम लोग। ये लास्ट एरो, पहले इसको लिखे आप, फिर दीजिए, और नीचे एरो देखिए लिखे, लिखेंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्य गुणधर्म है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्य गुणधर्म है क्योंकि यह क्योंकि यह विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। क्योंकि यह सिर्फ विलय के कणों की संख्या, क्योंकि यह सिर्फ विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। क्या पूरा हो गया? फिर से रिपीट करना पड़ेगा क्या? रिपीट नहीं कर तो का, नहीं नहीं, दिक्कत क्या है ना कि आप लोग का ध्यान बहुत बटा हुआ रहता है, इसलिए आप लिख नहीं पाते हैं। बहुत आदमी लिख लिए, वो कैसे लिख लिए, क्या उनके लिए हम अलग बोल रहे थे क्या? ध्यान ही नहीं दोगे तुम लोग, आप लोग तो और खिस्सा कर दे रहते हैं। जाके वीडियो में देखिए, हेडिंग डाल के छोड़िए। वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के लिए सब पर ध्यान दीजिएगा, क्लास छूटेगा आपका, क्लास में रहते हुए आप छूट जाए। वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम, सॉल्यूशन चैप्टर में अभी तक जितना पढ़े हैं कल रिवाइज करके आइएगा, समझ में आएगा। नहीं रिवाइज करके आइएगा तो आपको परेशानी होगी। क्या लगा के छोड़िए, असल पूरा संभावना है यहाँ से। यहाँ तक में कोई परेशानी दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्लास में बैग आइडेंटिटी पे सब पास में रखिएगा।